एवरीवन, वेलकम टू सोशल स्टडीज सेंट्रल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 50 एसेंशियल एजर्शन एंड रीजनिंग क्वेश्चंस। इसमें ये वाला ऐसा टॉपिक है जिससे हर क्लास 10th का स्टूडेंट डरता है। उनको लगता है कि सबसे ज़्यादा मिस्टेक इसी वाले पार्ट में होती है, एमसीक्यू सेक्शन में। जब आप एजर्शन एंड रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व करते हो ना, तो पहला स्टेप जो आपको ध्यान रखना है वो ये है कि पहले आप दोनों स्टेटमेंट को पढ़ोगे। पहले आप देखोगे क्या एजर्शन सही है, सेकंड आप देखोगे कि क्या रीज़न सही है। अगर तो इनमें से एक भी गलत है, इट इज़ वेरी इजी टू आंसर दैट क्वेश्चन, राइट। तो पहले आपको इंडिविजुअली स्टेटमेंट्स देखनी है। जब आप इंडिविजुअली उन स्टेटमेंट को देख चुके हो, अब आपको देखना है एजर्शन के बाद बिकॉज लगा के क्या रीज़न इस एजर्शन को एक्सप्लेन कर पा रहा है। अगर रीज़न एजर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है, एक वैलिड एक्सप्लेनेशन दे रहा है, तो क्या होगा बेटा, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ये जो एजर्शन एंड रीजनिंग वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, इसमें सिर्फ फैक्ट्स नहीं चलते हैं, आपको अपना लॉजिक अप्लाई करना पड़ता है। आपको ये देखना पड़ेगा कि जो रीज़न वाली स्टेटमेंट है, क्या ये एजर्शन वाली स्टेटमेंट को वैलिडली एक्सप्लेन कर पा रही है कि नहीं कर पा रही है। एंड यहीं पे सबसे ज़्यादा बच्चों को दिक्कत आती है। सो लेट्स सी हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं अपना लॉजिक हर क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 1, इसमें देखो, इन 1848 एजर्शन क्या बोलता है, इन 1848 फ्रेडरिक सूरो, अ फ्रेंच आर्टिस्ट, प्रिपेयर्ड अ सीरीज ऑफ 4 प्रिंट्स। ठीक है, 4 प्रिंट्स निकालते हैं। हमें पता है फ्रेडरिक सूरो ने 4 प्रिंट्स निकाले थे, तो ये स्टेटमेंट सही है। रीजन क्या कहता है, रीजन कहता है सूरोज प्रिंट विजुअलाइज हिज ड्रीम ऑफ अ वर्ल्ड मेड अप ऑफ मोनार्कियल एंड ऑथोरिटेरियन स्टेट। अब ये जो आपकी स्टेटमेंट है ये गलत है, बिकॉज वो जो चाहता था वो लिबरल डेमोक्रेटिक स्टेट चाहता था, है ना, लिबरल डेमोक्रेटिक स्टेट चाहता था। सो ये वाली जो स्टेटमेंट है ये आपकी गलत हो जाती है। सो दिस इज रॉन्ग। इसका आंसर क्या होगा, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। सिंपल है। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2। द सिविल कोड ऑफ 1804, जिसको नेपोलियनिक कोड भी बोलते हैं, एस्टेब्लिश्ड इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड सिक्योर्ड द राइट टू प्रॉपर्टी, है ना। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। रीजन क्या कहता है, नेपोलियो वांटेड टू सिंप्लीफाई एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स एंड एबोलिश द फ्यूडल सिस्टम इन द टेरिटरीज अंडर हिज कंट्रोल। ये भी स्टेटमेंट एकदम सही है कि उसको एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स जो है सिंप्लीफिकेशन करनी थी और फ्यूडल सिस्टम को एबोलिश करना था। अब इसमें बिकॉज लगा के देखते हैं। सिविल कोड ऑफ 1804 established equality before the law and secured the right to property because Napoleon wanted to simplify administrative divisions and abolish the feudal system in the territories under his control। क्या इक्वालिटी बिफोर लॉ वो इसलिए लेके आना चाहता था क्योंकि उसको एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन सिंप्लीफाई करने थे। जो इक्वालिटी बिफोर लॉ उसने एस्टेब्लिश किया, उसका रीज़न क्या ये था कि उसको एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन सिंप्लीफाई करने थे? नो, वो उसका रीज़न नहीं था। ये दोनों ही अलग अलग स्टेटमेंट है कि उसको इक्वालिटी बिफोर लॉ भी करना था और उसको एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स भी सिंप्लीफाई करने थे। उसको इक्वालिटी बिफोर लॉ लेके आने के पीछे इसका रीज़न एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन सिंप्लीफाई करना नहीं था। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3। फॉलोइंग द डिफीट ऑफ नेपोलियो इन 1815, यूरोपियन गवर्नमेंट्स वर ड्राइवन बाय अ स्पिरिट ऑफ कंजर्वेटिज्म। बिल्कुल एकदम सही स्टेटमेंट है। रीजन, कंजर्वेटिव्स बिलीव दैट एस्टेब्लिश्ड ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ स्टेट एंड सोसाइटी लाइक द मोनार्की एंड चर्च शुड बी प्रिजर्व्ड। अब ये वाली स्टेटमेंट भी एकदम सही है। अब बिकॉज लगा के देख लेते हैं। फॉलोइंग द डिफीट ऑफ नेपोलियो इन 1850, यूरोपियन गवर्नमेंट्स वर ड्राइवन बाय स्पिरिट ऑफ कंजर्वेटिज्म because conservatism believed that established traditional institutions of state and society like the monarchy and church should be preserved.
नेपोलियो के हारने के बाद कंजर्वेटिज्म आया। क्यों आया? क्योंकि कंजर्वेटिव्स को लगता था कि मोनार्की और चर्च जैसे पुराने इंस्टीट्यूशंस जरूरी है सोसाइटी के लिए। सही बात है। तो ये वाली जो स्टेटमेंट है ये एक्सप्लेन कर रहा है कि कंजर्वेटिज्म क्यों आया, स्पिरिट ऑफ कंजर्वेटिज्म क्यों आया आफ्टर नेपोलियो वाज डिफीटेड। सो इसमें क्या होगा? बोथ ए एंड आर ट्रू। क्वेश्चन नंबर 4, Giuseppe Mazzini founded secret societies like Young Italy and Young Europe. Yes, he founded it, इसमें कोई दो राय नहीं है। Mazzini believed, ये स्टेटमेंट सही है, Mazzini believed that God had intended nations to be natural units of mankind. रीजन भी सही है। अब बिकॉज लगा के देख लेते हैं। गिउसेप्पे मज़ीनी ने यंग इटली एंड यंग यूरोप क्यों फाउंड किया? क्योंकि उसको ऐसा लगता था कि गॉड ने इंटेंड किया है नेशंस को टू बी नेचुरल यूनिट्स ऑफ मैनकाइंड। यस, यही रीज़न था कि जिसकी वजह से उसने यंग इटली और यंग यूरोप फॉर्म किया, क्योंकि उसकी फिलॉसफी यही थी। सो बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5, The Treaty of Constantinople of 1832 recognized Greece as an independent nation. Treaty of Constantinople of 1832 ने रिकॉग्नाइज किया ग्रीस को इंडिपेंडेंट नेशन, एकदम सही स्टेटमेंट है। ग्रीस हैड बीन पार्ट ऑफ ओटोमन एम्पायर सिंस 15th century। 15th century से ग्रीस ओटोमन एम्पायर का पार्ट था एंड इट्स स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस बिगेन इन 1821 और 1821 में उसने इंडिपेंडेंस के लिए स्ट्रगल करना स्टार्ट किया। वेरी करेक्ट, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। अब अगर यहाँ पे बिकॉज लगा के देखें तो ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल कब साइन हुई? 1832 में। रिकॉग्नाइज किया इंडिपेंडेंट नेशन को, क्यों? क्योंकि ओटोमन एम्पायर का वो पार्ट थी सिंस 15th century और इसका स्ट्रगल बिगिन हुआ 1821 की वजह से। क्या स्ट्रगल की वजह से ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल ने इंडिपेंडेंट नेशन ग्रांट कर दिया? नहीं, इंडिपेंडेंट नेशन आप सिर्फ स्ट्रगल की वजह से तो नहीं ग्रांट करोगे। वो भी 1821 में बिगिन हुआ तो आपने स्ट्रगल शुरू कर दिया इसकी वजह से नहीं। आपको जो इंडिपेंडेंट नेशन का जो आपको स्टेटस मिला था उसका रीज़न था बिकॉज ऑफ यूरोपियन सपोर्ट और वॉर की वजह से रीज़न था, राइट? तो ये दोनों ही इंडिविजुअली ट्रू है, लेकिन आर एक्सप्लेन नहीं कर रहा है ए को। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 6, ओटो वन बिस्मार्क वॉज द आर्किटेक्ट ऑफ जर्मन यूनिफिकेशन। वेरी करेक्ट। He carried out the process with the help of the Prussian army and bureaucracy over 7 years and 3 wars। और दोनों में ही प्रुशिया जीतती है। Who was Ottoman Bismarck? He was the chief minister of Prussia। तो ये वाली स्टेटमेंट भी ट्रू है। अब इसको बिकॉज लगा के देख लेते हैं। Otto von Bismarck was the architect of German unification because he carried out the process with the help of Prussian army and bureaucracy over 7 years and 3 wars। बिल्कुल सही। तो आर एक्सप्लेन कर रहा है ए को, राइट? सो द आंसर इज बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। फर्स्ट पार्ट एक जनरल स्टेटमेंट देता है कि वो आर्किटेक्ट था यूनिफिकेशन के लिए, और रीजन क्या बता रहा है कि कैसे उसने यूनिफाई किया। तो जब वो यूनिफिकेशन का प्रोसेस बता रहे तो वो यही तो बता रहे कि उसने यूनिफिकेशन करी, वो आर्किटेक्ट बना, राइट? मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 7, विक्टर इमैनुअल II was proclaimed the king of United Italy in 1861। रीजन, Cavour and Garibaldi played significant roles in mobilizing the peasants and soldiers to drive out the Spanish rulers। तो ये स्टेटमेंट एकदम सही है और रीज़न जो आर है वो भी एकदम सही स्टेटमेंट है। अब बिकॉज लगा के देखें, क्या विक्टर इमैनुअल II इसीलिए किंग बनाया गया था यूनाइटेड इटली का बिकॉज केवर और गैरिबाल्डी ने सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया था? नहीं, That was not the only reason। अगर गैरिबाल्डी का देखें तो गैरिबाल्डी ने सिर्फ साउथ इटली जीता था, राइट? इसने सिर्फ साउथ इटली जीता था, पूरा इटली नहीं जीता था। तो इसकी वजह से विक्टर इमैनुअल II पूरी यूनाइटेड इटली का कैसे किंग बन सकता है? सो बोथ
दिस स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, लेकिन आर इसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। यहाँ पे जो आपका रीज़न होना चाहिए वो ये रीज़न होना चाहिए कि वो किंग ऑफ यूनाइटेड इटली क्यों बना, किंग ऑफ यूनाइटेड इटली क्यों बना, ये स्टेटमेंट को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8, आर्टिस्ट इन 18th and 19th century personified the nation as female figures। 18th and 19th century में आर्टिस्ट ने फीमेल फिगर्स, नेशन को एज अ फीमेल फिगर पर्सोनिफाई करना स्टार्ट कर दिया। बिल्कुल सही है। द फीमेल फिगर बिकम एन एलिगरी ऑफ द नेशन रिप्रेजेंटिंग एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज लाइक लिबर्टी एंड जस्टिस। बिकॉज लगा के देख लो, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। Artists in 18th and 19th century personified the nation as female figures because the female figure became an allegory of the nation, representing abstract ideas like liberty and justice। तो ये परफेक्टली इसको जस्टिफाई कर रहा है कि फीमेल फिगर्स को क्यों चूज किया गया, राइट? क्यों पर्सोनिफिकेशन करी गई फीमेल फिगर्स की? क्योंकि उनको रिप्रेजेंट करने थे एब्स्ट्रैक्ट आइडिया, लिबर्टी एंड जस्टिस, जो उनको विजुअलाइज करने के लिए, आप उनको एक विजुअल फॉर्म में दिखा सकते थे, उसके लिए आपको ह्यूमन फॉर्म के फॉर्म में दिखाना था, तो आपने क्या किया? फीमेल फिगर्स का यूज़ किया। बिल्कुल सही है। सो दिस इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन नंबर 9, द बाल्कन रीजन बिकेम अ सोर्स ऑफ इंटेंस कन्फ्लिक्ट एंड द पाउडर केग ऑफ यूरोप। ठीक है, बिल्कुल सही है। अब क्यों वो पाउडर केक बनता है, क्यों वो सोर्स ऑफ टेंशन बनता है, ये रीज़न जो है जस्टिफाई करना चाहिए रीज़न को। द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द ओटोमन एम्पायर एंड द राइवलरी बिटवीन बिग यूरोपियन पावर्स लेड टू सीरीज ऑफ वॉर। एकदम सही। क्या आर एक्सप्लेन कर पा रहा है? यस, आर एक्सप्लेन कर रहा है। आर इज द रीज़न की रीज़न सही जस्टिफाई कर रहा है कि क्यों ये सोर्स ऑफ टेंशन बना बाल्कन्स, और पावर केग ऑफ यूरोप क्यों बना? क्योंकि ओटोमन एम्पायर जो है वो डिसइंटीग्रेट होना स्टार्ट हो गया था और बिग यूरोपियन पावर्स में वॉर्स छिड़ गई थी। इवेंचुअली वर्ल्ड वॉर 1 हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, रोमांटिसिज्म वाज अ कल्चरल मूवमेंट दैट sought टू डेवलप अ पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ नेशनलिस्ट सेंटीमेंट। एकदम सही है। अब ये जो रीजन है इसको देख लेते हैं। रोमांटिक आर्टिस्ट एंड पोएट्स जनरली क्रिटिसाइज द ग्लोरिफिकेशन ऑफ रीजन एंड साइंस। एकदम सही, ये भी स्टेटमेंट एकदम सही है। अब क्या कहते हैं, ये अगर स्टेटमेंट देखे, बात है रोमांटिसिज्म एक कल्चरल मूवमेंट थी दैट sought टू डेवलप अ पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ नेशनलिस्ट सेंटीमेंट बिकॉज रोमांटिक आर्टिस्ट एंड पोएट्स जनरली क्रिटिसाइज द ग्लोरिफिकेशन ऑफ रीजन एंड साइंस। एकदम डायरेक्ट रीजन है। सो आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। यहाँ पे ये जो आर है ना बेटा, ये एक्सप्लेन कर रहा है कि रोमांटिसिज्म क्यों कल्चरल मूवमेंट थी। क्वेश्चन नंबर 11, द फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म केम विद द फ्रेंच रेवोल्यूशन इन 1789। पहला क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म आता है फ्रेंच रेवोल्यूशन का इन द ईयर 1789। बिल्कुल सही। बिकॉज, अब यहाँ पे बिकॉज लगा के देख लेते हैं, सेकेंड स्टेटमेंट इस हिसाब से देख लेंगे। Because the revolution proclaimed that it was the people who would henceforth constitute the nation and shape its destiny। एकदम सही स्टेटमेंट है। फर्स्ट क्लियर एक्सप्लेनेशन ऑफ नेशनलिज्म आता है 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन के साथ। क्यों? क्योंकि रेवोल्यूशन ये प्रोक्लेम करती है कि अब से जो पीपल है ना वो कॉन्स्टिट्यूट करेंगे नेशन, और डेस्टिनी भी पीपल ही शेप करेंगे। तो यहाँ पे क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म आया। रीजन जस्टिफाई हो रहा है कि क्यों क्लियर एक्सप्रेशन था। सो बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्वेश्चन नंबर 12, जोल्वेरियन। In 1834, a customs union or Zollverein was formed at the initiative of Prussia। प्रुशिया के इनिशिएटिव पे। अब बेटा जो रीजन होगा ना वो जस्टिफाई करेगा कि जोल्वेरियन क्यों बनाया गया एट द इनिशिएटिव ऑफ प्रुशिया। वाई का रीजन, वाई का आंसर यहाँ हमें मिलना चाहिए। द यूनियन एबोलिश टैरिफ बैरियर्स एंड रिड्यूस द नंबर ऑफ करेंसीज फ्रॉम ओवर 30 to 2। तो बेटा ये जो रीजन है ये जस्टिफाई कर रहा है कि
ये जो जोल्वेरियन है ये क्यों बना? बिकॉज इन्होंने अब क्या किया, एबोलिश किया टैरिफ बैरियर्स और नंबर ऑफ करेंसीज को रिड्यूस किया फ्रॉम 30 to 2. दिस इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन कि इनका इनिशिएटिव ये था वो जो सक्सेसफुल हुआ. क्वेश्चन नंबर 13, ट्रीटी ऑफ वियना. The Bourbon dynasty, which had been dropped during the French Revolution, was restored to power after 1815. Yes, एकदम सही स्टेटमेंट है. बिकॉज अब ये देख लेते हैं, इसको रिस्टोर में पावर किया गया बिकॉज ट्रीटी ऑफ वियना वॉज इंटेंडेड टू अंडू मोस्ट ऑफ द चेंजेस दैट हैड कम अबाउट इन यूरोप ड्यूरिंग द नेपोलियन वॉर्स. एकदम सही स्टेटमेंट है. करेक्टली एक्सप्लेन भी कर रहा है कि उसको पावर में ही इसीलिए लेके आया गया बिकॉज जो ट्रीटी ऑफ वियना था उसका मेन पर्पस था कि जो नेपोलियन ने चेंजेस लेके आए हैं उनको वापस से अंडू करे, वापस से उसी सिचुएशन में लेके आए जो नेपोलियन से पहले था. मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 14, लिबरलिज्म. फॉर द न्यू मिडिल क्लासेस लिबरलिज्म स्टूड फॉर फ्रीडम ऑफ द इंडिविजुअल एंड इक्वालिटी ऑफ ऑल बिफोर द लॉ. एकदम सही स्टेटमेंट है. Politically, it emphasized the concept of government by concept. ये भी सही है. अब बिकॉज लगा के देख लेते हैं. अब ये देखो जो एजर्शन है ना उसमें मिडिल क्लास के लिए लिबरलिज्म क्या मीन करता था वो एक्सप्लेन्ड है. इंडिविजुअल एंड इक्वालिटी बिफोर लॉ, ये मिडिल क्लास के लिए एक्सप्लेन कर रहा है. अगर आप सेकेंडली देखो तो सेकेंडली में बात हो रही है रीजन में. पॉलिटिकली इसका मतलब क्या है, ये मिडिल क्लास के लिए है. ये पॉलिटिकली इसका मतलब क्या है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है. क्या इन दोनों के बीच में कोई लिंक है? क्या ये बता रहा है कि मिडिल क्लास के लिए इंडिविजुअल एंड इक्वालिटी बिफोर लॉ क्यों लिबरलिज्म था? क्या इसका रीज़न ये बता रहा है गवर्नमेंट ऑफ कंसेंट था इसीलिए इसके लिए फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल एंड इक्वालिटी बिफोर लॉ था? नो, ऐसा नहीं है. यहाँ पे ये अलग अलग स्टेटमेंट है. ये एक दूसरे के रीजंस नहीं है. दोनों ही क्या है बेटा, ये दोनों ही फीचर्स हैं. फीचर्स किसके हैं? लिबरलिज्म के. मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 15. The middle class professional and merchants convened the Frankfurt Parliament in the Church of St. Paul. एकदम सही. Because they wanted to draft a constitution for a German nation to be headed by a monarchy subject to a parliament. एकदम सही. अब ये इसको करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है. वो इकट्ठा इसीलिए हुए चर्च ऑफ सेंट पॉल में ताकि वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल ड्राफ्ट बना सके जहां पे मोनार्की सब्जेक्टेड हो टू द पार्लियामेंट. सो दिस इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन. क्वेश्चन नंबर 16. महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया इन जनवरी 1915. अब रीजन में इसका रीजन जो है बेटा, इसमें इसका रीजन होना चाहिए, एक्सप्लेन करना चाहिए क्यों लौटे. बिकॉज he had successfully fought the racist regime in South Africa with a novel method of mass agitation called सत्याग्रह. आर एकदम करेक्ट एक्सप्लेनेशन है. वो ऑलरेडी जो है साउथ अफ्रीका में सत्याग्रह फोर्ट कर चुके थे और इसी सत्याग्रह की वजह से वो इंडिया में भी पॉपुलर हुए एंड ही रिटर्न टू इंडिया. क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं. द रॉलेट एक्ट वॉज कॉल्ड द ब्लैक एक्ट बाय द इंडियंस. अब रीजन ये सही है. अब रीजन जो है ये ब्लैक एक्ट क्यों बोला जाता है इसको एक्सप्लेन करना चाहिए. बिकॉज इट गेव द गवर्नमेंट इनॉर्मस पावर्स टू रिप्रेस पॉलिटिकल एक्टिविटीज एंड अलाउड डिटेंशन ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स विदाउट ट्रायल फॉर 2 years. एकदम से इसको ब्लैक एक्ट बोला ही इसीलिए गया था क्योंकि गवर्नमेंट के पास में बहुत ही वाइड एंड डिस्क्रिशनरी पावर आ गई थी और इसलिए इसको क्या बोला गया, ब्लैक एक्ट. जो पॉलिटिकल लीडर्स थे उनको अरेस्ट किया जा सकता था, डिटेंशन में डाला जा सकता था, प्रिजन में डाला जा सकता था विदाउट एनी ट्रायल 2 साल तक. क्वेश्चन नंबर 18. जनरल डायर entered जलियांवाला बाग and ordered his troops to fire on the peaceful crowd. एकदम सही है. His object was to produce a moral effect and strike terror in the hearts of सत्याग्रही. उसने इसीलिए फायर चलवाई क्योंकि वो एक मोरल इफेक्ट क्रिएट करना चाहता था और उनके दिलों में एक टेरर स्ट्राइक करना चाहता था, एक डर पैदा करना चाहता था. एकदम सही. ये इसने चलवाया ही इसीलिए था. तो ये करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है यार. क्वेश्चन नंबर 19. खिलाफत मूवमेंट. गांधी जी सो द खिलाफत इशू एज एन अपॉर्चुनिटी टू ब्रिंग हिंदूज एंड मुस्लिम्स टुगेदर.
गांधी जी ने खिलाफत इशू को एज एन अपॉर्चुनिटी देखा कि वो हिंदू एंड मुस्लिम्स को साथ में लेके आ सकते हैं, एकदम सही, बिकॉज ही बिलीव्ड that no broad based movement could be organized without bringing two communities closer, क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि जब तक ये दो बड़ी कम्युनिटी साथ में नहीं आएगी हम कोई भी बड़ा मूवमेंट स्टार्ट नहीं कर सकते. दिस इज द वेरी करेक्ट एक्सप्लेनेशन. सो आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. क्वेश्चन नंबर 20. In his book Hind Swaraj, Gandhiji declared that British rule survived because of the cooperation of Indians. एकदम उन्होंने कहा था हिंद स्वराज में कि जो ब्रिटिश रूल है वो इंडिया में सर्वाइव ही इसीलिए कर पाए क्योंकि इंडियंस सपोर्ट कर रहे थे ब्रिटिशर्स को. रीजन, बिकॉज इफ इंडियंस रिफ्यूज टू कोऑपरेट ब्रिटिश रूल इन इंडिया वुड कोलैप्स विद इन अ ईयर एंड स्वराज वुड कम. क्योंकि अगर इंडियंस रिफ्यूज कर देते कोऑपरेट करने से तो ब्रिटिश रूल जो है इंडिया में 1 साल के अंदर अंदर खत्म हो जाता. इट क्लियरली एक्सप्लेन्स कि उन्होंने क्यों बोला कि इंडियंस जो है कोऑपरेट कर रहे थे. वेरी क्लियर एक्सप्लेनेशन. सो बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. क्वेश्चन नंबर 21. चोरी चोरा. महात्मा गांधी डिसाइडेड टू विड्रॉ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इन February 1922. यस, ही डिड. रीजन, क्या रीजन था? दिस इज वी ऑल नो कि उन्होंने क्यों विड्रॉ किया था. चोरी चोरा इंसिडेंट के बाद किया था. The movement was turning violent in many places and at Chori Chora, a peaceful demonstration turned into a hostile clash with police और पुलिस स्टेशन में आग लगा दी गई थी. So the very correct explanation. Moving on to question number 22. When the Simon Commission arrived in India in 1928, it was greeted with slogan Simon Go Back. Correct statement है. अब Simon Go Back के नारे क्यों लगे थे? क्या रीजन था? रीजन की अगर बात करें इसलिए लगे थे क्योंकि जो साइमन कमीशन है इसमें कोई भी इंडियन मेंबर नहीं था. देख लेते हैं. द कमीशन डिड नॉट हैव अ सिंगल इंडियन मेंबर, ऑल वर ब्रिटिश. इसीलिए नारे लगे. एग्जैक्टली, दिस इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन. क्वेश्चन नंबर 23. गांधी जी चोज सॉल्ट एज अ पावरफुल सिंबल दैट कुड यूनाइट द नेशन. गांधी जी ने सिंबल सॉल्ट को ही क्यों चूज किया? अब इसका रीजन देना चाहिए आर्मी. ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है. सॉल्ट वॉज समथिंग कंज्यूम बाय द रिच एंड द पुअर अलाइक एंड इट वॉज वन ऑफ द मोस्ट एसेंशियल आइटम्स ऑफ फूड. क्योंकि उसको दोनों ही कंज्यूम करते थे, रिच एंड पुअर, और वो एसेंशियल आइटम ऑफ फूड था, इसीलिए नेशन को यूनाइट करना आसान था. वेरी करेक्ट स्टेटमेंट. एक्सप्लेन भी कर रहा है. अबिंद्रनाथ टैगोर प्रिंटेड हिज फेमस इमेज ऑफ भारत माता. भारत माता ये पेंट करते हैं बिकॉज, क्यों इन्होंने पेंट की? बिकॉज ही वॉन्टेड टू क्रिएट अ विजुअल आइडेंटिटी फॉर द इंडियन नेशन दैट वॉज पोर्ट्रेड एज एन एस्थेटिक फिगर. एकदम सही. बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. क्वेश्चन नंबर 25. द पूना पैक्ट ऑफ September 1932 gave the depressed classes reserved seat in provincial and central legislative council. पूना पैक्ट के बाद क्या हुआ? डिप्रेस्ड क्लासेस को रिजर्व्ड सीट्स मिली. सही बात है. बिकॉज अब ये पूना पैक्ट हुआ किसके बीच में था? B.R. अम्बेडकर एंड गांधी जी. राइट. पूना पैक्ट ऑफ September 1932 gave depressed class reserved seats because B.R. अम्बेडकर एंड गांधी जी reached a compromise after conflict over separate electorate. पहले जो B.R. अम्बेडकर ने मांग करी थी वो करी थी सेपरेट इलेक्टोरेट की, लेकिन गांधी जी एंड B.R. अम्बेडकर एक कॉम्प्रोमाइज पे पहुंचते हैं कि हम आपको सेपरेट इलेक्टोरेट तो नहीं करेंगे, आपको सेपरेट इलेक्टोरेट तो नहीं देंगे, लेकिन हम आपको सीट्स रिजर्वेशन दे सकते हैं. ये कॉम्प्रोमाइज में रीच हुआ. एकदम करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए की. क्वेश्चन नंबर 26. नेशनलिज्म इन इंडिया वॉज नॉट जस्ट अ पॉलिटिकल मूवमेंट बट ऑल्सो अ कल्चरल प्रोसेस. सिर्फ पॉलिटिकल मूवमेंट नहीं था, कल्चरल प्रोसेस भी था. अब ये जो कल्चरल प्रोसेस है, जो रीजन है, ये एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है. जो रीजन है ये इसी को जस्टिफाई करना चाहिए कि कल्चरल प्रोसेस कैसे था. हिस्ट्री, फिक्शन, फोकलोर एंड सॉन्ग्स ऑल प्लेड अ पार्ट इन द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म. करेक्टली जस्टिफाई कर रहा है क्यों था कल्चरल प्रोसेस. सो आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. Question number 27.
द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्रिएटेड अ न्यू इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन इन इंडिया। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद एक न्यू इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन अराइज होती है इंडिया में। कैसे न्यू इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन अराइज होती है, आर ये एक्सप्लेन करेगा। बिकॉज इट लेड टू ह्यूज इंक्रीज इन डिफेंस एक्सपेंडिचर विच वॉज फाइनेंस्ड बाय वॉर लोन्स एंड इंक्रीजिंग टैक्सेस। देख रहे हैं इसमें इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस दिखा रहा है, इंक्रीज टैक्सेस दिखा रहा है। तो ये क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है कि कैसे न्यू इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन अराइज हुई, क्योंकि डिफेंस का एक्सपेंडिचर बढ़ गया, जिसको कौन फाइनेंस कर रहा था, ये वॉर लोन्स जो है, वॉर के लिए लोन लिए जा रहे थे और टैक्स जो है इंक्रीज किए जा रहे थे। दिखा रहा है इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन इंडिया की करेक्ट एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन नंबर 28, गांधी जी बिलीव दैट धर्मा ऑफ नॉन वायलेंस कुड यूनाइट ऑल इंडियंस। गांधी जी को लगता था कि नॉन वायलेंस का जो धर्म है वो सबको यूनाइट कर सकता है। क्यों उनको ऐसा लगता था? बिकॉज सत्याग्रह एम्फेसाइज द पावर ऑफ ट्रूथ एंड द नीड टू सर्च फॉर ट्रूथ विदाउट फिजिकल फोर्स। अब उनको ऐसा इसीलिए ही लगता था, यहाँ पे आइडियोलॉजी का कोर बताया है, एग्जैक्टली व्हाट इज वांटेड। क्वेश्चन नंबर 29, इन 1917 गांधी जी ट्रेवल टू चंपारण इन बिहार। सही, एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है। अब वो क्यों ट्रेवल करते हैं? बिकॉज वहां पे क्या हो गया था, हम इंडिगो प्लांटेशन वर्कर्स के लिए गए थे गांधी जी। ही वॉन्टेड टू इंस्पायर द पीजेंट्स टू स्ट्रगल अगेंस्ट द ऑप्रेसिव इंडिगो प्लांटेशन सिस्टम। एकदम सही। सो आर इज करेक्टली एक्सप्लेनिंग ए। महात्मा गांधी एंटर्ड इनटू पैक्ट विद लॉर्ड इरविन ऑन 5 मार्च 1931। अब इसमें रीजन जो होगा वो ये बताएगा कि पैक्ट क्यों साइन किया लॉर्ड इरविन के साथ महात्मा गांधी ने। बिकॉज द ब्रिटिश गवर्नमेंट अग्री टू रिलीज पॉलिटिकल प्रिजनर्स एंड गांधी जी अग्री टू पार्टिसिपेट इन द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। एकदम सही है, उन्होंने पैक्ट इसीलिए साइन किया क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये अग्री किया था कि हम पॉलिटिकल प्रिजनर्स जो है उनको छोड़ देंगे, और गांधी जी ने बदले में ये अग्री किया था कि वो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्ट लेंगे। क्वेश्चन नंबर 31, इंडियन मर्चेंट्स एंड इंडस्ट्रियलिस्ट सपोर्टेड सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट्स ड्यूरिंग द फर्स्ट फेज। तो आर ये एक्सप्लेन करेगा कि सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में इंडियन मर्चेंट्स और इंडस्ट्रियलिस्ट ने क्यों पार्टिसिपेट किया था। इसका आंसर हमें रीजन में मिलना चाहिए। रीजन, दे वॉन्टेड प्रोटेक्शन अगेंस्ट इम्पोर्ट्स ऑफ फॉरेन गुड्स एंड रुपीज स्टर्लिंग फॉरेन एक्सचेंज रेशियो डेट वुड डिस्करेज इम्पोर्ट्स। अब ये क्या है, ये इनसे ही रिलेटेड है और अपने ही फायदे के लिए उन्होंने ज्वाइन किया था। सो आर इज करेक्टली एक्सप्लेनिंग इट। क्वेश्चन नंबर 32, वीमेन पार्टिसिपेटेड इन सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट इन लार्ज नंबर। क्यों पार्टिसिपेट किया, कैसे पार्टिसिपेट किया? ये जो लार्ज नंबर्स है, अब इसको जस्टिफाई करेंगे लार्ज नंबर्स को कैसे। हाउ डिड दे पार्टिसिपेटेड इन लार्ज नंबर्स? दे पार्टिसिपेटेड इन प्रोटेस्ट मार्चेस, मैन्युफैक्चर्ड सोल्ट एंड पिकेटेड फॉरेन क्लॉथ एंड लिकर शॉप्स। एकदम करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है, राइट। इसको एकदम जस्टिफाई कर रहा है कि लार्ज नंबर्स में पार्टिसिपेट किया विमेन ने। क्वेश्चन नंबर 33, CR दास एंड मोतीलाल नेहरू फॉर्म दी स्वराज पार्टी विद इन दी कांग्रेस। कांग्रेस के अंदर ही स्वराज पार्टी इन्होंने फॉर्म कर ली थी। क्यों फॉर्म करी थी? वाई डिड दे फॉर्म? बिकॉज दे वर टायर्ड ऑफ मास स्ट्रगल्स एंड वॉन्टेड टू पार्टिसिपेट इन इलेक्शंस टू द प्रोविंशियल काउंसिल्स। क्योंकि अब उनको क्या करना था, इलेक्शंस में पार्ट लेना था। सो बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। अब्दुल गाफर खान वॉज अरेस्टेड इन अप्रैल 1930। अब ये जो अरेस्ट हुए थे उसका रीजन क्या था? वाई वॉज इज अरेस्टेड, ये आर में देना चाहिए, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। एंग्री क्राउड्स डिमॉन्स्ट्रेटेड इन द स्ट्रीट ऑफ पेशावर फोर्सिंग आर्म्ड कार्स एंड पुलिस फायरिंग। ये एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है, इनको इसीलिए ही अरेस्ट किया गया था। क्वेश्चन नंबर 35, फ्रॉम द मिड 1920s द कांग्रेस केम टू बी मोर विजिबली एसोसिएटेड विद ओपनली हिंदू रिलीजियस नेशनलिस्ट ग्रुप्स लाइक द हिंदू महासभा। क्यों और कैसे, क्या रीजन था? बिकॉज रिलेशन बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम्स वर्सेंड एंड ईच कम्युनिटी ऑर्गेनाइज रिलीजियस प्रोसेशंस विद मिलिटेंट फेवर। अब इनके बीच में क्या हुआ था बेटा? टेंशन शुरू हो गई थी। कांग्रेस एसोसिएट करने लगी थी किससे? हिंदू महासभा से, राइट। और दोनों ही, इसका रीजन क्या था? हिंदू महासभा के साथ वो क्यों एसोसिएट हुई? बिकॉज हिंदू एंड मुस्लिम्स की जो रिलेशंस है वो स्ट्रेन हो गए थे, वो वर्सन हो गए थे,
राइट। तो ये करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है कि क्यों कांग्रेस ने हिंदू महासभा को सपोर्ट करना स्टार्ट किया। क्वेश्चन नंबर 36, फॉर प्लांटेशन वर्कर्स इन असम फ्रीडम meant the right to move freely in and out of the confined space in which they were enclosed। अब ये जो रीजन है ये सही है assertion, ये जो रीजन है अब ये क्या जस्टिफाई करेगी, रीजन को ये जस्टिफाई करना है कि प्लांटेशन वर्कर के लिए मूविंग इन एंड आउट क्यों था स्वराज। इसका रीजन क्या था, इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट ऑफ 1859 आ गया था। प्लांटेशन वर्कर्स परमिटेड नहीं थे टू लीव द टी गार्डन्स विदाउट परमिशन। तो ये जो आ रहा है ये कंप्लीटली जस्टिफाई कर रहा है इसको। Question number 37. The Gudem rebels attacked police stations, attempted to kill British officials and carried on guerrilla warfare for achieving स्वराज। एकदम सही है। अब रीजन क्या जस्टिफाई करेगा, वाई, क्यों अटैक करते थे वो पुलिस स्टेशंस को, क्यों ब्रिटिश ऑफिशियल को किल करते थे। बिकॉज दे वर इंस्पायर्ड बाय महात्मा गांधी एंड द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बट बिलीव दैट इंडियन कुड नॉट बी लिबरेटेड ओनली बाय इंडिया कुड ओनली बी लिबरेटेड बाय फोर्स। क्यों, क्योंकि वो महात्मा गांधी से इंस्पायर्ड थे, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से इंस्पायर्ड थे, लेकिन वो ये बिलीव करते थे कि इंडिया को अगर लिबरेट कराना है तो आप सिर्फ फोर्स से करा सकते हो, इसीलिए वो अटैक करते थे। सो आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्वेश्चन नंबर 38, एट द कैलकाटा सेशन ऑफ द कांग्रेस इन सितंबर 1920 गांधी जी कन्विंस्ड अदर लीडर्स टू स्टार्ट अ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इन सपोर्ट ऑफ खिलाफत। अब उन्होंने खिलाफत के सपोर्ट में क्यों किया, बिकॉज खिलाफत इशू वॉज अबाउट द हार्श पीस ट्रीटी इम्पोज्ड ऑन द ओटोमन एम्परर द खलीफा। बोथ एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। क्यों गांधी जी चाहते थे कि खिलाफत मूवमेंट को सपोर्ट करा जाए। क्वेश्चन नंबर 39, डिप्रेस्ड क्लास। अंबेडकर क्लैश्ड विद महात्मा गांधी एट द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। बिल्कुल एकदम सही, दोनों के बीच में क्लैश होता है, आर्ग्यूमेंट्स होते हैं सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के दौरान। बिकॉज अंबेडकर डिमांडेड सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर दलित, और क्लैश का रीजन भी यही होता है कि अंबेडकर क्या चाहते हैं, सेपरेट इलेक्टोरेट चाहते थे दलित्स के लिए। क्वेश्चन नंबर 40, वंदे मातरम बिकेम द एंथम ऑफ स्वदेशी मूवमेंट इन बंगाल। करेक्ट है, एकदम करेक्ट है। बिकॉज क्यों बनता है एंथम, बिकॉज इट वॉज रिटन बाय बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय एज अ हाइम टू द मदरलैंड। एकदम सही, ये एकदम सही है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। Marianne was the allegory of French nation. Yes. Her characteristics were drawn from those of liberty and republic, the red cape, the tricolor and the cockade. Allegory थी फ्रेंच नेशन की, एकदम सही है। ये लिबर्टी और रिपब्लिक का सिंबल थी, एकदम सही है, और करेक्टली एक्सप्लेन करते हैं कि मैरियन क्यों एलिगरी थी फ्रेंच की। Assertion, जर्मेनिया वियर्स अ क्राउन ऑफ ओक लीव्स। जर्मेनिया क्राउन पहनती है ओक लीव्स का। बिकॉज द जर्मन ओक स्टैंड्स फॉर हीरोइज्म। बिकॉज वो क्यों पहनती है, बिकॉज जो जर्मन ओक है वो किसके लिए स्टैंड करता है, हीरोइज्म की स्टैंड करता है। एकदम करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। क्वेश्चन नंबर 43, नेशनलिज्म emerged as a force which brought about sweeping changes in the political and mental world of Europe। नेशनलिज्म आता है, बहुत मेजर चेंजेस लेके आता है पॉलिटिकल एंड मेंटल वर्ल्ड ऑफ यूरोप में। अब यही एक्सप्लेन करेगा रीजन, ये एकदम सही स्टेटमेंट है। रीजन को ये एक्सप्लेन करता है कि क्या पॉलिटिकल एंड मेंटल वर्ल्ड ऑफ यूरोप में चेंज आता है नेशनलिज्म की वजह से। बिकॉज द एंड रिजल्ट ऑफ दीज चेंजेस वॉज द एमरजेंस ऑफ नेशन स्टेट इन प्लेस ऑफ द मल्टी नेशनल डायनेस्टिक एम्पायर्स ऑफ यूरोप। पॉलिटिकल एंड मेंटल वर्ल्ड में चेंज आया, सो करेक्टली एक्सप्लेनिंग। क्वेश्चन नंबर 44, the primary identities of the people who inhabited the British Isles were ethnic ones such as English, Welsh, Scot or Irish. Reason, the Act of Union between England and Scotland resulted in the formation of the United Kingdom of Great Britain. ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। यहाँ पे आप डिस्टिंक्ट आइडेंटिटीज की बात करिए और यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, आप एक एक्ट ऑफ यूनियन की बात कर रहे हो, अग्रीमेंट की बात कर रहे हो जो इंग्लैंड और स्कॉटलैंड ने साइन किया था। सो दिस इज रॉन्ग, दीज आर डिफरेंट थिंग्स। बात ये है कि ये स्टेटमेंट सही है, ये स्टेटमेंट सही है, बट ये जो रीज़न है ये गलत है। इसका रीज़न नहीं है, एजर्शन और रीज़न का कोई भी लिंक नहीं है। इंग्लिश और वेल्स, स्कॉट और आयरिश, इनकी एक अलग आइडेंटिटी, सही बात है, ये एक अलग पॉइंट है, ये एक अलग फैक्ट है। दूसरा फैक्ट ये कि एक्ट ऑफ यूनियन जो है ये साइन हुआ था इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड के बीच में, ये भी सही है, लेकिन इन दोनों का लिंक क्या है आइडेंटिटी का और यूनियन का, नो लिंक।
Question number 45. Napoleon was defeated in 1815 by a coalition of European powers, Britain, Russia, Prussia and Austria. 4 ने किया था, एकदम सही है. Because क्यों डिफीट किया? Because these powers met at Vienna to draw up a settlement for Europe. अब ये जो सेटलमेंट था ना, इट वॉज द रिजल्ट, ये रिजल्ट था जब नेपोलियो को डिफीट कर दिया तब, है ना. क्या ये रीजन था नेपोलियो के हारने का? नो, सेटलमेंट वॉज नॉट अ रीजन. तो आंसर इज, ये है तो स्टेटमेंट करेक्ट. द पावर्स मेट एट विना टू ड्रॉप सेटलमेंट ऑफ यूरोप, एकदम सही स्टेटमेंट है. लेकिन ये इसको एक्सप्लेन नहीं कर रही है क्योंकि ये इसका रीजन ही नहीं था. ये इसका रीजन नहीं था नेपोलियो को डिफीट करने का. इट वॉज द रिजल्ट. जब नेपोलियो हारा तो उसका रिजल्ट हुआ. क्वेश्चन नंबर 46. पोएट्स एंड आर्टिस्ट लोडेड ग्रीस एज द क्रेडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन. ग्रीस को बोला गया एज अ क्रेडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन. ट्रू स्टेटमेंट है. क्यों बोला गया उसको क्रेडल, पालना ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन? बिकॉज दे मोबिलाइज पब्लिक ओपिनियन टू सपोर्ट इट्स स्ट्रगल अगेंस्ट मुस्लिम एम्पायर. एकदम सही. सो आर इज एक्सप्लेनिंग ए. Nationalism aligned with imperialism led Europe to disaster in 1914. इंपीरियलिज्म ने यूरोप को डिजास्टर तक पहुंचाया. एकदम सही स्टेटमेंट है. रीजन क्या है? मेनी कंट्रीज इन द वर्ल्ड विच हैड बीन कोलोनाइज्ड बाय द यूरोपियन पावर्स बिगेन टू अपोज इंपीरियल डोमिनेशन. क्यों? क्योंकि कोलोनाइज्ड नेशंस जो है उन्होंने अब अपोज करना स्टार्ट कर दिया था. दोनों ट्रू है, दोनों ही. ये भी ट्रू स्टेटमेंट है, दोनों ही ट्रू स्टेटमेंट है. लेकिन क्या इसको जस्टिफाई कर पा रहे हैं कि जो मैनी कंट्रीज है उन्होंने अपोज करना स्टार्ट कर दिया, इसकी वजह से डिजास्टर आया था? अपोज तो पहले से हो रहा था, अपोजिशन तो पहले से हो रहा था. लेकिन इसका जो मेन रीजन था डिजास्टर का वो था आपका वर्ल्ड वॉर की वजह से डिजास्टर आया था. राइट. तो बोथ एंड आर आर ट्रू, लेकिन आर जो है करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है इसको. क्वेश्चन नंबर 48. In 1917, Gandhiji organized a satyagraha to support the peasants of Kheda district of Gujarat. Yes. Why? Why did he support it? Because affected by crop failure and plague epidemic, the peasants of Kheda could not pay the revenue and were demanding that revenue collection be relaxed. एकदम सही. क्योंकि प्लेग आ गया था, एपिडेमिक आ गया था, इसकी वजह से क्या खेड़ा के पेजेंट्स रेवेन्यू नहीं पे कर पा रहे थे और इसी में उनको सपोर्ट चाहिए था, इसीलिए गांधी जी उनका सपोर्ट करने चले गए. करेक्ट है. 49. अहमदाबाद मूवमेंट. इन 1918 महात्मा गांधी वेंट टू अहमदाबाद. सही. अब वो क्यों गए अहमदाबाद? बिकॉज ही वॉन्टेड टू ऑर्गेनाइज अ सत्याग्रह मूवमेंट अमंग कॉटन मिल वर्कर्स. यस, वो इसीलिए ही गए थे. आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. क्वेश्चन नंबर 50. नेशनलिज्म स्प्रेड व्हेन पीपल बिगिन टू बिलीव दैट दे आर ऑल पार्ट ऑफ द सेम नेशन. करेक्ट स्टेटमेंट है. नेशनलिज्म तब स्प्रेड होता है जब पीपल ये बिलीव करने लगते हैं कि वो सेम नेशन के पार्ट है. बिकॉज this sense of collective belonging came partly through the experience of united struggle. क्यों? ये फीलिंग यूनाइटेड स्ट्रगल, ये जो फीलिंग है नेशनलिज्म की, ये कहाँ से आई? यूनाइटेड स्ट्रगल से आई. ये जो सेंस ऑफ बिलोंगिंग कैसे आई है वो एक्सप्लेन कर रहा है रीजन. सो दिस इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. So these were all 50 questions regarding assertion and reasoning. All the best for your exams. Like, share and subscribe to Social Studies Standard. Thank you.